एलीट जनरल नॉलेज के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। हम जानते हैं उत्पादन में थोड़ा ब्रेक लग गया, तो उस देरी के लिए हम माफी चाहते हैं। और हमेशा की तरह अगर आप भारत और दुनिया के बारे में ऐसी ही जानकारी चाहते हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की मुद्रा भारतीय रुपए की यात्रा पर एक गहरी नजर डालने वाले हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक करेंसी की कहानी नहीं है, ये तो भारत के इतिहास का एक आईना है। इसमें आपको प्राचीन व्यापार से लेकर साम्राज्यों का बनना बिगड़ना और एक ग्लोबल पावर के तौर पर भारत का उदय सब कुछ दिखेगा। तो चलिए इस कहानी की परतें खोलते हैं। ये यात्रा, जैसा कि हमारे सोर्स बताते हैं, लगभग 2500 साल पहले शुरू होती है। रुपया शब्द संस्कृत के रूपे से आया है। हाँ, जिसका मतलब है गढ़ी हुई चांदी या किसी छवि के साथ मुद्रित वस्तु। और दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ एक नाम नहीं था, ये एक पूरा कॉन्सेप्ट था। अच्छा, हाँ, भारत में पहले सिक्के 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपद काल में दिखाई दिए। उन्हें आहत सिक्के कहते थे। आहत सिक्के मतलब उन पर चोट करके निशान बनाए जाते थे। बिल्कुल सही। ये चांदी या तांबे के टुकड़ों पर 1 या कभी-कभी 5 प्रतीकों के साथ मुहर लगाकर बनाए जाते थे। प्राचीन विद्वान पाणिनि ने अपने ग्रंथ अष्टाध्यायी में इनका जिक्र भी किया है। वाह! और मुझे लगता है मौर्य साम्राज्य ने तो इसे और भी आगे बढ़ाया होगा। बहुत आगे। मौर्य साम्राज्य के चाणक्य ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र में अलग-अलग मूल्य वर्गों का वर्णन किया है। चांदी के सिक्के थे जिन्हें रूप्य रूप कहते थे, सोने के सिक्के सुवर्ण रूप, तांबे के ताम्र रूप और यहाँ तक कि सीसे के सिक्के सीसा रूप भी थे। तो ये तो एक बहुत ही परिष्कृत मौद्रिक प्रणाली थी उस जमाने के हिसाब से। एकदम। अब यहाँ से कहानी और दिलचस्प हो जाती है। एक शासक जिसने सिर्फ 5 साल 1540 से 1545 तक राज किया, शेरशाह सूरी, उसने उस रुपए की नींव रखी जिसे हम अगले 450 सालों तक पहचानते रहे। हाँ, उन्होंने 178 ग्रेन वजन का एक मानकीकृत चांदी का सिक्का जारी किया जिसे रुपया कहा गया। एक मानकीकृत सिक्का। उस जमाने में ये इतना बड़ा बदलाव क्यों था? ये उस युग में एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम था। सोचिए, उस वक्त क्षेत्रीय मुद्राएं कितनी असंगत थीं। ये रुपया 40 तांबे के पैसे में बांटा जा सकता था, जो एक तरह से दशवलव प्रणाली जैसी ही व्यवस्था थी। इस एक सुधार ने तो व्यापार को स्थिर कर दिया होगा, कर संग्रह को भी आसान बनाया होगा। और ये राजनैतिक संप्रभुता का एक शक्तिशाली प्रतीक भी बन गया। बाद में मुगल साम्राज्य ने भी इसी प्रणाली को अपनाया। तो मुगल काल में रुपया मुख्य मुद्रा तो था, लेकिन क्या ये अकेला था या और भी मुद्राएं थी? नहीं, अकेला नहीं था। कई शक्तिशाली क्षेत्रीय मुद्राएं भी थीं, जैसे कच्छी कोरी, बड़ौदा का बादशाही रुपया और भोपाली हाली सिक्का। ये सब भी प्रचलन में थे। तो फिर तो व्यापारियों को बहुत दिक्कत होती होगी। होती तो थी, पर जो बात आकर्षक है वो ये है कि इन सभी मुद्राओं के बीच एक स्थिर विनिमय दर मौजूद थी। लेकिन फिर भी रुपया व्यापार के लिए एक कॉमन रेफरेंस पॉइंट या कह लीजिए लिंगुआ फ्रैंका बना रहा। फिर अंग्रेज आए और 1835 में उन्होंने पूरे ब्रिटिश भारत में एकीकृत सिक्का प्रणाली शुरू की। हाँ, वो प्रणाली थी 1 रुपया = 16 आने = 64 पैसे = 192 पाई। बाप रे! 16 आने? अब समझ आया कि 16 आने सच वाली कहावत कहाँ से आई। बिल्कुल। लेकिन यहीं एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। वो क्या था? अंग्रेजों ने रुपए को चांदी पर आधारित रखा, जबकि दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं सोने के मानक को अपना रही थीं। अच्छा, तो इससे रुपए की स्थिति पर क्या असर पड़ा? इसने रुपए को संरचनात्मक रूप से कमजोर बना दिया। उसकी नियति ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग से जुड़ गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि भारत की मौद्रिक नीति अब दिल्ली में नहीं, लंदन में तय हो रही थी। बिल्कुल। भारत की जरूरतें नहीं, ब्रिटेन की जरूरतें पूरी हो रही थी। इसी स्थिति को बदलने के लिए एक स्वतंत्र केंद्रीय बैंक की जरूरत महसूस की गई। और मुझे लगता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे विचारकों ने इसकी वकालत की होगी। पुरजोर वकालत की। उनकी दृष्टि हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिशों का आधार बनी, जिसके कारण 1934 में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम पारित हुआ और फिर 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई। तो भारत की आज़ादी के बाद भी वो 16 आने वाली
पुरानी प्रणाली कुछ समय तक तो चली होगी। हाँ, वो चलती रही, लेकिन आधुनिक हिसाब किताब के लिए वो बहुत बोझिल थी। इसलिए 1 अप्रैल 1957 को भारत ने दशमलव प्रणाली अपनाई। 1 रुपया 80 कोस टू 100 पैसे। सही। और इस बदलाव को आसान बनाने के लिए 1957 और 1964 के बीच जो सिक्के ढाले गए, उन पर नया पैसा लिखा होता था, ताकि लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो। हाँ, ये सिर्फ एक तकनीकी बदलाव नहीं था, ये भारत के आधुनिकीकरण की कहानी का प्रतीक था। अगर आपको यह जानकारी दिलचस्प मिल रही है तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसे ही ज्ञानवर्धक विश्लेषण के लिए एलीट जनरल नॉलेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब कहानी में एक नाटकीय मोड़ आता है। बिल्कुल। 1962 में चीन और 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध और फिर 1965-66 के भीषण सूखे ने भारत के विदेशी मुद्रा भंडार को लगभग खत्म कर दिया था। और जाहिर है अंतर्राष्ट्रीय लेनदारों ने शर्तें रखी होंगी। हाँ, उन्होंने और सहायता देने के लिए रुपए का अवमूल्यन करने की शर्त रखी। 6 जून 1966 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार ने रुपए का 57% अवमूल्यन कर दिया। 57%? मतलब डॉलर का मूल्य 4 रुपए 76 से बढ़कर 7.5 रुपए हो गया एक झटके में। हाँ, लेकिन ये कदम पूरी तरह विफल रहा। क्यों? क्योंकि इसके साथ जरूरी व्यापार सुधार नहीं किए गए। और फिर 1991 में इतिहास ने खुद को दोहराया। बिल्कुल। खाड़ी युद्ध के कारण तेल की कीमतें आसमान छू गईं और भारत का विदेशी मुद्रा भंडार सिर्फ 3 हफ्तों के आयात के लिए बचा था। तब वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एक साहसिक कदम उठाया। उन्होंने सिर्फ रुपए का लगभग 18-19% अवमूल्यन नहीं किया, बल्कि उसके साथ व्यापक आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत भी की। तो ये भारत के लिए एक युगांतकारी परिवर्तन था। हाँ, इसने देश को एक राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था से एक बाजार संचालित प्रणाली की ओर मोड़ दिया। और 1991 के सुधारों के बाद 1994 तक भारत ने चालू खाते पर रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता हासिल कर ली। सही है। इसका मतलब था कि रुपए का मूल्य अब सरकारी फरमान से नहीं, बल्कि बाजार की मांग और आपूर्ति से तय होगा। फिर 2010 में एक और ऐतिहासिक क्षण आया। हाँ, जब रुपए को अपना अनूठा प्रतीक मिला, रुपया, जिसे डी उदय कुमार ने डिजाइन किया था। ये देवनागरी र और लैटिन आर का एक सुंदर मिश्रण है ना? बिल्कुल। और ये सिर्फ एक लोगो नहीं था, नहीं। ये एक वैश्विक आर्थिक शक्ति के रूप में भारत के बढ़ते आत्मविश्वास का प्रतीक था। हाँ, तो आज हम कहाँ खड़े हैं? 2024 के अंत तक रुपया लगभग 88 रुपए प्रति अमेरिकी डॉलर पर कारोबार कर रहा है। हाँ, और इस निरंतर कमजोरी के पीछे कई कारण हैं। जैसे कि बढ़ता व्यापार घाटा, जिसका मुख्य कारण कच्चे तेल का आयात है, फिर भारत में अमेरिका की तुलना में उच्च मुद्रास्फीति और विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा पूंजी की निकासी। इसका असर भी मिला जुला होता होगा। निर्यातकों को तो फायदा होता है, लेकिन आयातकों, उद्योगों और विदेश में पढ़ रहे लाखों भारतीय छात्रों को भारी लागत का सामना करना पड़ता है। तो क्या भविष्य में कोई उम्मीद है? देखिए, अगर हम बड़ी तस्वीर में देखें तो भारत की मध्यम अवधि की संभावनाएं मजबूत बनी हुई हैं। 1.4 अरब की आबादी, बढ़ता मध्यम वर्ग और मजबूत आर्थिक विकास, इन सब के साथ रुपए में दीर्घकालिक स्थिरता की उम्मीद की जा सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि रुपए की कहानी असल में भारत की कहानी है। प्राचीन आहत सिक्कों से लेकर आधुनिक रुपए प्रतीक तक हर बदलाव भारत के विकास को ही दर्शाता है। बिल्कुल। आज रुपया जिन चुनौतियों का सामना कर रहा है, वे एक प्रमुख उभरती हुई अर्थव्यवस्था की चुनौतियां हैं। रुपए का भविष्य भारत के भविष्य की तरह अभी भी लिखा जा रहा है। इस जानकारीपूर्ण यात्रा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अधिक गहन विश्लेषण के लिए एलीट जनरल नॉलेज को सब्सक्राइब करें। एक अंतिम विचार। हाँ, बताइए। जैसे जैसे यूपीआई और डिजिटल मुद्राएं भौतिक नकदी की जगह ले रही हैं,